आज जब सौम्या झील के उस पार बने बड़े से बंगले में पहली बार प्रवेश कर रही थी तो जो बात उसके दिमाग में सबसे ऊपर थी वो यह कि उसने अपने जीवन में जो सपना देखा था क्या वो पूरा हुआ। उसने सतीश की खातिर जो अपने पहले और आखिरी प्यार को छोड़ दिया था, क्या उसके बदले वो उन चीजों को हासिल कर सकी जिनकी उसे दिली तमन्ना थी। छोटे से शहर के साधारण परिवार की साधारण सी दिखने वाली एक आम लड़की जिसकी आंखों में थे चंद सपने और मन में कुछ चाहते। बचपन से आज तक उसने कोई ऐसी प्रतिभा का परिचय नहीं दिया था जिसके आधार पर उससे कुछ खास कर गुजरने की उम्मीदें की जा सके, बल्कि एक आम मध्यवर्गीय भारतीय परिवार की औसत लड़की की ही माफिक उसने पहले उल्टना पलटना, फिर चार पैरों पर चलना और उसके बाद तुतलाती जबान में कुछ बोलना सीखा। सभी घरों की तरह उसके घर में भी जब पहली बार उसकी आवाज में माँ माँ शब्द उसके कंठ से फूटकर निकले तो एक साथ सब लोगों की बाँछें खिल गईं। कई दिनों तक घर में चर्चा चलती रही कि पहले सौम्या ने बोलना शुरू किया था या उससे 2 साल बड़ी बहन संगीता ने। दरअसल परिवार में सौम्या दूसरी लड़की के रूप में आई थी। उसके पिता की पहली संतान थी संगीता। जब सौम्या होने वाली थी तो उसकी मां ने उम्मीदें लगा रखी थीं कि इस बार बेटा होगा। इन मामलों की अच्छी समझ रखने वाले तथा कुछ परिचित ज्योतिषियों ने भी 100% दावा किया था कि लड़का ही होगा। आखिर सारे लक्षण जो लड़के के ही दिख रहे थे, लेकिन हुआ अंत में वही जो कुदरती होना था। माँ बाप तथा परिवार के बड़े बुजुर्गों ने मन मारकर उस तोहफे को स्वीकार लिया जिसका कई दिनों की जद्दोजहद तथा विचार विमर्श के बाद नाम पड़ा सौम्या। सौम्या यानी आकर्षक, प्रिय तथा मनोहारी। समय के साथ पंख लगाए सौम्या पहले किंडरगार्टन गई, फिर स्कूल और उसके बाद कॉलेज तक न तो उस कोई ऐसा काम किया और न ही कोई ऐसी उपलब्धि हासिल की थी जिसे किसी भी तरह से विशिष्ट कहा जा सके या फिर जिसके आधार पर उससे कोई खास उम्मीद की जा सके। आखिर देखने सुनने में सपाट, पहनावे ओढ़ावे में साधारण, पढ़ाई लिखाई में औसत और बाहरी गतिविधियों से बेखबर इस लड़की से कैसे यह उम्मीद की जा सकती थी कि वो आसमान से तारे तोड़ लाएगी। जब वो बीए के फाइनल में पहुंची थी तो उसके पिता ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब जल्दी से जल्दी कोई लायक लड़का खोजकर उसकी शादी कर देंगे। पिछले ही साल सौम्या की बड़ी बहन का उन्होंने विवाह किया था। जिस बैंक में वे काम करते थे वहीं उन्हें एक लड़का मिल गया था जिसके पिता भी हाल ही में उसी बैंक से रिटायर हुए थे। लड़का देखने में काफी सुंदर था और साथ ही उनका पक्का भक्त भी। आखिर उन्होंने ही उसे बड़े जतन और स्नेह से नौकरी के सारे दांव पेंच सिखाए थे। इत्तेफाकन लड़के के पिता भी उनके पुराने परिचित निकल गए थे जिनके साथ उन्होंने कई साल पहले राजस्थान के सुदूर जैसलमेर जिले के छोटे से कस्बे में बैंक की शाखा में काम किया था, इसीलिए विवाह तय करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। जिस तरह की शादी संगीता की हुई थी, कुछ वैसा ही रिश्ता सौम्या की खातिर भी ढूंढा जा रहा था। योजना थी कि साल 2 साल में कुछ रुपए पैसे जमा भी हो जाएंगे जो शादी में काम आएंगे। 1-2 लड़के दिमाग में भी थे, कोई म्यूनिसिपैलिटी का बाबू, कोई वन विभाग में रेंजर तो कोई सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर। लेकिन आजकल के लड़कों का दिमाग नौकरी पाते ही जैसे खराब हो जाता है वैसे ही इन लोगों का भी था। न जाने लड़की के रूप में क्या चाहते थे, जन्नत की हूर या आसमान की कोई परी या कोई हीरोइन। ऊपर से पैसा बेशुमार और नखरे तो पूछो ही मत। इधर सौम्या के पिता इन चिंताओं में घुले जा रहे थे, उधर सौम्या की जिंदगी में एक या तूफान उठ रहा था। वो आया तो इतने चुपके से कि आहट तक नहीं हुई, लेकिन न जाने कब देखते ही देखते वो सौम्या की हस्ती पर इस कदर छा गया कि सौम्या को उसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आता था। यह कोई नहीं जानता कि उसने सौम्या में क्या देख लिया, क्योंकि जहां तक सौम्या जानती थी और जो काफी हद तक सच्चाई भी थी, उसमें कोई ऐसा विशेष आकर्षण नहीं था जिससे एक करोड़पति घर का इकलौता शहजादा उस पर लट्टू हो जाता। न तो सूरत ही ऐसी और न सीरत ही, लेकिन पवन को उस बड़े से कॉलेज में यदि कोई लड़की पसंद आई, किसी को देखकर उसका दिल धड़का, किसी का दीदार करने की लालसा जागी और किसी से गुफ्तगू करने का मन हुआ तो सिर्फ उसी लड़की से जो न केवल दूसरों की निगाहों में अति सामान्य थी बल्कि जो खुद भी इसी ख्यालात की थी। बहुत दिन बाद एक बार पवन ने यूं ही बस बातों बातों में उससे कहा था कि उसकी आंखों में एक अजीब सी मनमोहक कशिश है जो इंसान को अपनी ओर इस तरह खींच लेती है जैसे चुंबक लोहे को।
उस दिन के बाद से सौम्या ने अपनी आंखों का खासा ख्याल रखना शुरू कर दिया था और घंटों आईने के सामने अकेली बैठकर उन्हें निहारती रहती। पवन के पिता शहर के नामी गिरामी वकीलों में थे। उसके दादा भी वकील थे और दादा के पिता भी और उनके पिता भी। सभी हाईकोर्ट में और सभी सर्विस मैटर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुकदमेबाज यहाँ के सरकारी सेवक होते हैं। यह राज पवन के दादा ही समझ गए थे। उन्होंने न सिर्फ खुद यह क्षेत्र चुना बल्कि अपनी औलादों को भी इसी क्षेत्र में लगाया। वो अक्सर कहा करते थे कि चूंकि यहाँ के सरकारी नुमाइंदों को एक तो न काम करने की मोटी तनख्वाह मिलती है, ऊपर से काम करने की कीमत अलग से हराम के रूप में मिलती है, लिहाजा यह संभव ही नहीं कि कोई भी सरकारी नौकर कम से कम एक बार कानून के इस दंगल में नहीं कूदेगा। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि जब तक उनके खानदान के लोग वकालत के इस क्षेत्र विशेष को पकड़े रहेंगे तब तक तो परिवार की निरंतर तरक्की होगी, और जिस दिन यह छोड़ दिया तभी से परिवार का गिरना शुरू हो जाएगा। उनकी बात को पत्थर की लकीर मानते हुए वो परिवार आज तक अपना परचम लहरा रहा था और न जाने कितने ही हाईकोर्ट तथा कुछ एक सुप्रीम कोर्ट के जज तक दे चुके थे। इसी परंपरा का पालन करते हुए पवन भी कानून की पढ़ाई कर रहा था। पवन और सौम्या की पहली कुछ मुलाकातें बेहद औपचारिक और झकझक भरी थीं। बस परिचय प्राप्ति कह सकते हैं उसे। क्या नाम है, कहाँ के हैं, कहाँ, किस विषय में दाखिला है, जैसे सामान्य प्रश्न जिनमें भावों तथा स्नेहबंधन की गहराई ऊपर से बिल्कुल न दिखे। लेकिन कोई भी तजर्बेकार यह आसानी से देख सकता कि मामला उतना सतही नहीं है जितना प्रश्नों और उत्तरों के सुनने से लगता है। यहाँ महत्व भाषा का नहीं, भाव का था, और इन मुलाकातों में अंदरूनी छिपा भाव कहीं गहरा और असरदार था। बातों से मुलाकातों और मुलाकातों से तादात्म्य और तादात्म्य से आत्मीयता और आत्मीयता से अंतरंगता और अंतरंगता से उन्माद और उन्माद से निर्णय, फिर विरोध। पवन के परिवार का भी और सौम्या के परिवार में भी तर्क हुए तर्क, वाद प्रतिवाद, नाराजगी, गुस्सा, अंतरकला, उठापटक, सामदाम दंडभेद, धमकियां, देश, समाज और नाते रिश्तेदारों की गुहार, फिर बड़े बुजुर्गों की हार, परस्पर समझौता और फिर विजातीय विवाह, और कुछ ही सालों के अंदर दोनों परिवारों के बीच हर तरह के सामाजिक संबंधों तथा सरोकारों की पूरी तरह स्थापना। आज सौम्या को वो दिन भी याद आ रहा था जब वो पहली बार पवन से मिली थी, और वो दिन भी जब उसने पहली बार लाल जोड़े में सजकर शर्मीली दुल्हन के रूप में अपनी ससुराल में प्रवेश किया था। साथ ही वो दिन भी याद आ रहा था जब पवन ने उसे पहली बार सती श से मिलाया था, और वो दिन भी जब सतीश ने पहली बार मौका पाकर अकेले में उसके कान में मिश्री घोली थी। वो दिन भी जब सतीश ने उसका हाथ हौले से पकड़ा था फिसलने से रोकने के बहाने। अब यह बात दूसरी है कि तब सौम्या समझ भी नहीं पाई थी कि वो संभलने के बजाय फिसल रही है किसी गहरी अंधेरी खाई में। अंत में वो दिन भी जब उसने फिर कदम रखा था। खैर, वो तो कल ही की बात थी। सतीश पवन का बहुत ही अजीज दोस्त था, कम से कम पवन तो यही समझता था। हालांकि दोनों की जान पहचान ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन जिस तरह बहुत तेजी से कुछ ही दिनों में सौम्या उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी, उसी तेजी से सतीश ने भी पवन के जीवन में प्रवेश करके उस पर एक तरह का वर्चस्व हासिल कर लिया था। देखने में बहुत सुंदर, भोली भाई सांवली सूरत वाला हंसमुख जवान, जबान में मानो शहद घुली हो। हमदर्द इतना कि चारों पहर एक पांव पर खड़ा। पवन की मां की बीमारी के समय रात भर अस्पताल में जागकर रात गुजारी थी उसने। साथ ही यारों का यार। पवन और सौम्या की शादी के बाद जितनी बड़ी पार्टी खुद उसके परिवार वालों ने नहीं दी थी, उससे बड़ी और भव्य पार्टी सतीश ने दी थी, शानो शौकत और मोहब्बत से। स्वाभाविक था कि ऐसे में आपसी सौहार्द और प्रेम दिन दूना रात चौगुन बढ़ता। यह नहीं था कि सतीश अकेले पवन की पसंद हो या फिर सिर्फ उसका साथी, वो तो पूरे परिवार का हमदम भी था, हमदर्द भी और दोस्त भी। और सौम्या का, उसका तो सबसे खास, करीबी, अपना, फिक्रमंद, लाजवाब देवर था जो हर मौके के लिए, हर काम के लिए, हर आदेश पर, हर समय उसके सामने सिर झुकाए मौजूद रहता। हाँ, साथ ही वो सौम्या को उसकी कुछ छिपी हुई अच्छाइयों और खूबियों के बारे में भी बताता जिनका स्वयं सौम्या को भी एहसास नहीं था, लेकिन जो उसे सतीश के मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगता।
उसे लगता मानो उसे सही अर्थों में समझने बूझने वाला कोई मिल गया है। फिर एक दिन सौम्या ने उसकी मौजूदगी में एक गाना सुनाया। गाने के बोल उसे आज तक बखूबी याद हैं, मोरा गोरा रंग लाई ले। साथ ही उसे यह भी याद है कि गाना खत्म होने के बाद भी सतीश न जाने कितनी देर तक तालियां बजाकर बधाई देता रहा था। रात में खाने की टेबल पर भी वो लगातार सौम्या की ही तारीफ करता रहा था और पहली बार पवन के चेहरे पर अजीब से खिंचाव और तनाव के भाव उभरे थे। उस रोज के बाद से जहां पवन ने सतीश से मिलना जुलना कम करना शुरू कर दिया था, वहीं सौम्या और सतीश की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही चला गया था। सतीश ने ही सौम्या को बताया था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कई संगीतकार और गायक गायिका उसकी मित्र मंडली में हैं। उसी सौम्या को फिल्मों में गाना गाने की भी सलाह दी थी, इस टिप्पणी के साथ कि उस जैसी प्रतिभाशाली महिला का अपने गुणों को दबाए रखना कुदरत का अपमान करने के समान था। लेकिन जब उस रोज रात को सौम्या ने यह बात पवन को बताई थी तो खुश होने के बजाय वो अचानक बिफर गया और गुस्से की हालत में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बकने लगा था। वैसे तो वो कई दिनों से कुछ खिंचा खिंचा सा रहता था, पर उस दिन तो वास्तव में ही सारी हदें लंघ गया था। सौम्या उस रात तो चुप रह गई, लेकिन अलगाव की शुरुआत बखूबी हो चुकी थी। कुछ ही दिन बाद घर की हालत ऐसी हो गई मानो वो शमशान हो तथा पवन और सौम्या उसमें पड़ी दो लाशें जिनका आपस में कोई वास्ता न हो। इधर सौम्या और सतीश दिनों दिन नजदीक आते ही गए। फिर जब पवन का व्यवहार बद से बदतर होने लगा, सतीश की निकटता बढ़ती गई और सौम्या की महत्वाकांक्षा पंख लगाकर उड़ने लगी, तो एक दिन ऐसा आ ही गया जिसका वे दोनों शायद काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। काफी लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और गड़े मुर्दे उखाड़ने के बाद सौम्या ने यह कहते हुए वो घर छोड़ दिया कि अब वह जीते जी पवन का मुंह नहीं देखेगी, और पवन ने भी लगभग वैसे ही शब्दों में उसका जवाब दिया। घर छोड़कर सौम्या सीधे सतीश के पास आई थी और उसे सारी बात बताई। सतीश ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई और एक बार फिर मुंबई चलने की बात दोहराई, लेकिन यह भी साथ में जोड़ दिया कि जाने से पहले उसे अपने सारे गहने और जरूरत भर रुपए घर से लेने चाहिए। सौम्या के लाख समझाने पर भी कि अब वो उस घर में दोबारा कभी नहीं जाएगी, सतीश नहीं मान रहा था। इस बीच के समय के लिए ही सतीश उसे झील के पार बने इस बड़े से खूबसूरत बंगले में ले आया था। यह कुदरत का करिश्मा ही कहा जाए या सौम्या की नियति की उस बंगले में घुसते ही उसकी बुद्धि अचानक इस तरह जागृत हो गई जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर उसे धिक्कारने लगी और वो आगे की सारी योजना समाप्त करते हुए चुपचाप तुरंत घर लौटने का आदेश देने लगी। उसी आदेश में इतना तेज, इतनी ताकत और इतना अधिकारबोध था कि सौम्या चुपचाप गूंगी गुड़िया की तरह उसका पालन करती हुई वहां से उठी और बंगले से निकलकर उसके कदम खुद ब खुद अपने घर की ओर मुड़ गए। घर आने पर पवन ने काफी कुछ कहा, उलाहना दिया, ताने दिए, लेकिन सौम्या ने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा, मानो उस पर तो कोई दूसरी ही ताकत सवार थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। 2-4 दिनों में सब कुछ सामान्य होने लगा। सौम्या और पवन एक दूसरे से पहले सा व्यवहार करने लगे और महीना बीतते बीतते ऐसा लगने लगा मानो कभी कुछ हुआ ही न हो। इस घटना के करीब 2.5 साल बाद जब पवन और सौम्या घूमने शिमला गए थे तो उन्हें जाने पहचाने 2 चेहरे दिखाई दिए। थोड़ा गौर से देखने पर मालूम हुआ कि उनमें से एक उनके करीबी साथी हरीश की बीवी संजना थी और दूसरा उसका पुराना दोस्त सतीश। दोनों बाहों में बाहें डाले ऐसे चले जा रहे थे मानो नवब्याहता हों। यह देखकर पवन और सौम्या एक साथ मुस्कुरा दिए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए।